गुड मॉर्निंग क्लास एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो है आज टॉपिक डिस्कस करेंगे कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका क्या होती है, यहाँ पे देखिए कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। ये कोशिका क्या है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कोशिका क्या है? जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इंग्लिश में बोले तो स्मॉल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, या फिर सिंगल पार्टिकल टिनी पार्टिकल कह सकते हैं कोशिका। ठीक, या फिर हिंदी में कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, या भी कह सकते हैं कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक, इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है, मतलब ये कोशिकाएं अपने आप बनती रहती हैं। ठीक, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने बताया था, किस वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था? तो इसमें जो है वैज्ञानिक है स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था सबसे पहले। ठीक, जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक, नंबर एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये जीवधारियों की बात चल रही है। अब आइए अगला देखते हैं इसमें क्या है। हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला तथा केंद्रक कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो इसमें क्या है, केंद्रक कला, केंद्रिका कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रयुक्त संयुक्त नहीं होता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। अगर उपस्थित की बात की जाए तो इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित होता है, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग आदि उपस्थित होते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन। तो इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं एवं कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। जो पादप कोशिका होती है हमारी जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है। ठीक, ये ध्यान से सुनना, आप केवल रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का आने वाली परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। बस आपको ध्यान से सुनना है। बस उस पर 2x पे लगा लीजिए, 1.5 पे लगा लीजिए और सुनते रहिए। इन कोशिकाओं में हिस्टोन नहीं पाया जाता। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं तथा कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है। जो बाह्य पादप कोशिका होती है और ये जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? क्योंकि इसकी जो कोशिका में बाह्य आवरण होता है कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये एक तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसमें अगर जंतु कोशिका और पादप कोशिका अगर में अंतर पढ़ लिया जाए तो हमको एकदम से पता चल जाएगा। ठीक, अब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो इसके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक अर्धपारगम झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्ट वॉटसन ने 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, अंतःपटलीय जलिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोशिका में किसकी महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कोशिका में, यहाँ पे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण एवं अंतःपटलीय, ये यहाँ पे राइबोसोम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, एक अंतःपटलीय जलिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में स्थित होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन या फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पदार्थ एवं जंतु कोशिका द्रव्य में बिखरे कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रियम संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं।
चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन, ये यहाँ पे जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका या श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम संपन्न होता है। इसकी खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। इसकी खोज किसने की थी, हैंस क्रेब्स ने की थी, ठीक। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट का एक पादप कोशिका है जिसमें पर्णहरिता या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी बॉडी को या गाल्जी कॉम्प्लेक्स को या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में किया था। तो किसने किया था, यहाँ पे देख सकते हैं जो गॉल्जी बॉडी है इसकी खोज यहाँ पे कैमिलो गॉल्जी ने किया था 1898 में, कैमिलो गॉल्जी ने किया था, ठीक। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है इसकी क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है या सुसाइडल बैग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ ये वाली लाइन जो है। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, सुसाइडल कहा जाता है। इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं। कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। अब देखते हैं केंद्रक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है केंद्रक है। केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो केंद्र की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किस सन में की थी, जो है 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका नियंत्रण कहा जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। अब डीएनए खोज किसने की थी, यहाँ पे डीएनए के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक। डीएनए खोज फ्रेडरिक मिसर 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों को, संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति इनको संतानों में ले जाता है। ये नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरितलवक कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कुल 23 होती है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, यानी 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं, ठीक। पुरुषों में 44+XY जबकि स्त्रियों में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ। पुरुषों में 44+XY, स्त्रियों में 44XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, जबकि जो 23वां गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, ठीक। जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्र बनता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया है कि जनक माता पिता से जिस संतान में XY गुणसूत्र मिलते हैं, जैसे मान लिया XY गुणसूत्र मिलेंगे तो वो पुत्र बनता है, जिसमें XX गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्री बनती है माता पिता के मिलन से, ठीक। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकी और आणविक नियंत्रण को एटॉप्सोसिस कहते हैं, यानी प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकी और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मोलिकुलर कंट्रोल को एटॉप्सिस कहते हैं। ये भूडी विकास एवं डेवलपमेंट तथा अंगों को प्रतिविकास के समय होता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तारक केंद्र में सेंट्रियोल में होता है, गोल्जी अपैरेटस में होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
ठीक। नाभिक के अलावा कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जनपत्र की भांति जनकों में संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर यानी 1869 में की थी तथा डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन ने फ्रांसीसी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके डिस्क्रिप्शन से तो ही मेन क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें देखो बताया गया है डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। ठीक। अब जो डीएनए को क्या कहा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इसकी खोज किसने, जेम्स वाटसन तथा यहाँ फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अब सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ये वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रयास लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा बनी होती है। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा कि ऑप्शन सी में है विषाणु एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब बताया गया कि पादप विषाणु वायरस अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए पाया जाता है जो कि द्विविलीय डबल स्टैंडर्ड डीएस या बोलेक सिंगल स्टैंडर्ड एसएस होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। ठीक। साधारण मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। साधारण मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़े यानी 46 पाई जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 कितने होते हैं, 44 ऑटोसोम होते हैं। ये भी लाइन ध्यान रखना आप लोग। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक यानी पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्री बनती है। इसमें बताया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 46 जो होती हैं लेकिन 23 जोड़े। ठीक। जीवों में अत्यधिक विविधता कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। उत्परिवर्तन। क्यों। वैज्ञानिक का वो समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों को उपरांत नहीं जीव बनते जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत तथा पीढ़ियों के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक शरीर प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्र। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ये कोशिका भित्ति। ठीक। अब आगे देखते हैं क्यों। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, मतलब यानी कि स्लाइड बना रखी है। तो क्या होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका के जो बाह्य आवरण होती है उसमें कोशिका भित्ति जो है
इसकी जो बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। ध्यान सुनिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यानी पादप कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है उसको क्या कहा जाएगा? कोशिका भित्ति कहा जाएगा। जबकि हरी पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होता है, जबकि कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, यानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होता है। ठीक, यहाँ पे सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। जय कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं इसका। ठीक, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं ललित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक, कोशिका का शक्ति प्रतीक होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों ए तथा बी से। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों से। ठीक, प्रोटीन से और लिपिड से। अब यहाँ प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी में ये प्रस्तुत की अवधारणा दी, जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं यानी सेल ऑर्गेनेल्स में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतःप्रदिवीय जलिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है ये बी। ठीक, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रदिवीय जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःप्रदिवीय जलिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल यानी वर्क बेंचेस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बनती हैं? तिल्ली में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थमज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका के दो प्रमुख प्रकार हैं। टी लिम्फोसाइट लसिका और बी लिम्फोसाइट कोशिका, ये किसके प्रकार है? ये लसिका कोशिकाओं के प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 3 और 4। ये आईएएस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो आईएएस वाले बच्चे हैं उसको ध्यान से देखें, बाकी जो पीसीएस वाले बच्चे हैं वो भी देख लें। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, भ्रूणी तंतु स्तंभ कोशिकाएं या वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। ठीक, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक,
भुरडी स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटी अवस्था में उत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क कोशिकाओं में विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिसकी भ्रूण या बीजपुटी को नष्ट किए बिना मानव भुरडी स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार विकल्प डी हमारा यानी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों की स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यहाँ विचार कर ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती हैं, ये केवल भ्रूण में इम्यूरियम पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। क्या कि कह रहा है कौन सा कथन प्राणियों स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण में संबंध असत्य है? तो केवल भ्रूण कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ये असत्य है। बाकी तीन हमारे ऑप्शन सत्य हैं। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका होती है, जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। ये विभाजन होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इससे जो है इसमें प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकी और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एप्राप्टिस, काल प्रभावन, ऊतकक्षय, अपहासन। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकी और आणविक नियंत्रण सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एटॉप्सिस कहते हैं। ये भ्रूणी विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तथा अंगों ऑर्गन्स के प्रति विकास को इवोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एटॉप्सिस किसे कहते हैं, तो इसमें जो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकी और आणविक नियंत्रण को एटॉप्सिस कहते हैं, यानी जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को ही एटॉप्सिस कहते हैं। ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है? ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है? ग्लूकोज का अपघटन है, अंतिम श्वसन श्रृंखला है, क्रेब्स चक्र है, जल अपघटन है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे क्रेब्स चक्र। ठीक, स्वतंत्र तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद यानी क्रेब्स चक्र साइकिल है। ये चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसकी खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। अगर जैसे मान लिया खोज आ जाए कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, तो इनका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। ठीक, तो हमने यहाँ पे कोशिका के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तथ्यात्मक नोट्स थे, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये सीरीज़ मैं चलाता रहूँगा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।